पर सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं पर। जी हां, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास चल रहा है। क्या चल रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। कौन सी अवधारणाएं? मूल अवधारणाएं। ये हमारे पास चल रहा है और पिछली क्लास तक हम आपको पढ़ा चुके थे। चलिए, बहुत बढ़िया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। पिछली क्लास तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि रसायन विज्ञान की विभिन्न क्षेत्रों में महत्ता क्या है, ये हमने पढ़ा दिया था आप लोगों को। और मैंने आपसे कहा था कि आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान में मापन। ठीक है ना? जी हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? रसायन विज्ञान में मापन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान में मापन। विज्ञान में मापन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिंपल सी बात है, मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। चलिए, क्या पढ़ने वाले हो सखा? मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब देखो, मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा समझने में, है ना, वैसे इसमें कुछ ऐसा बहुत अड़ंगा बड़ंगा कुछ नहीं है, बहुत आसान है अगर आप इसको समझोगे तो। मगर इसमें छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और वो छोटी छोटी बातें क्या है? मेजरमेंट ऑफ केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यथार्थता क्या होता है, ठीक है ना, परिशुद्धता क्या होता है, ठीक है ना, जी हाँ, मूल होता है बेसिक, ठीक है ना, बेसिक। चलिए अब देखो, मैं आप लोगों को यहां यह पढ़ाने वाला हूं कि यथार्थता क्या होता है, परिशुद्धता क्या होता है। ठीक है ना, एक तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद वैज्ञानिक संकेतन पढ़ने वाले हैं। फिर सार्थक अंक क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इन चीजों पर बात करेंगे। तो रसायन विज्ञान में मापन में सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है किसकी? परिशुद्धता की। ठीक है जी, किसकी? परिशुद्धता की। और परिशुद्धता को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीसीजन कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात अगर हम यहां करें तो एक और पॉइंट है, और वो किसका है? वो है सखा यथार्थता का। और यथार्थता क्या होती है? यथार्थता होती है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी। चलिए, आपने एक शब्द सुना होगा एक्यूरेट, बताया उसने, तो वो एक्यूरेट अर्थात यथार्थ बताया। ठीक है ना, परिशुद्धता और यथार्थता दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर है, और उस अंतर को समझने के लिए या उस अंतर की खाई पाटने के लिए ही मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। ठीक है ना, उस अंतर की खाई को समाप्त करने के लिए कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, वही अंतर समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। ठीक है, अब देखो, इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो अंतर क्या होगा? ठीक है, हाँ, अब सिंपल सी बात समझो। अब मार्केट जाते हो, क्या मार्केट जाते हो और एक सामान खरीद कर लेकर आते हो। सामान का एमआरपी कितना है? मान के चलो आपने क्या कोई कपड़ा खरीदा और उस कपड़े का एमआरपी जो है वो है 549 रुपए। कितना रुपया है? 549।
549 रुपीज इसका MRP है। यही इसकी सैद्धांतिक वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? सैद्धांतिक वैल्यू है। अब सखा जो पढ़ा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, वो बहुत अच्छे से समझ लेना। अब हम लोग कपड़ा खरीदते तो अपनी एक आदत तो है ही, अपन कुछ खरीदते तो अपनी एक आदत तो है ही, क्या? मोल भाव करने की। अंकल कम लगा लो ना, थोड़ा सा कम कर लो ना, यूं सही सही लगा लो, अपन ऐसे करते तो हैं। है ना भाई, अपन ऐसे करते तो हैं ही। ठीक, अब जब अपन ऐसा कुछ करते हैं तो सिंपल सी बात है, अपन क्या करते हैं, मान के चलो अपन ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन पेमेंट करते तो अपन क्या कहते हैं, अंकल इतने दे दूं, है ना? फिर अंकल कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। फिर अपन कहते हैं ठीक है चलो लास्ट, ना आपका ना मेरा, ये दे दूं। ठीक, फिर वो कहता है नहीं नहीं देखो मैंने रेट आपको पहले ही बता दिया भाई साहब, हमारे यहाँ मोल भाव नहीं होता। फिर अपन लास्ट कहते हैं क्या कि अंकल ये दे दूं क्या? बस बोले अंकल इससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं। अपन यही तो कहते हैं। अब एक चीज देखो, जो हमने वैल्यूज लिखी है, जो हम पेमेंट करना चाह रहे हैं, क्या वो मेन वैल्यू के आसपास भी हैं? नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? चलिए, कमेंट सबके दिखते हैं, ठीक है? हाँ, कमेंट सबके दिखते हैं, चाहे खुशी हो, राहुल हो, दिलीप हो, अंशी हो, आरती हो, ठीक है, यही यतेंद्र हो, कोई भी हो, कैलाश जी हो, सबके कमेंट दिखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, क्या ये वैल्यू मेन वैल्यू के बराबर है? आसपास है, बराबर नहीं आसपास है, तो हम कहेंगे नहीं है। मगर अब ये देखो, क्या ये वैल्यू एक दूसरे के आसपास है? जी हां, ये वैल्यू एक दूसरे के आसपास है। जब मान आपस में एक दूसरे के आसपास हो, मेन वैल्यू के हो या ना हो, आपस में आसपास हो, तो उन्हें हम लोग कहते हैं परिशुद्ध। प्रिसीजन वैल्यूज कहते हैं, जब वो आपस में एक दूसरे के बराबर हो। फिर लास्ट में अपन और रेट बढ़ाते हैं, थोड़ा और कम करते हैं। लास्ट में अंकल कहते हैं यार माथा फोड़ी मत करो, आप ऐसा करो 545 दे दो। फिर हम कहते हैं ना ना ना, इना चलबे, हाँ ऐसा नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि चलो अंकल फाइनल, ना आपका ना हमारा, 540 और डन। ठीक, तो अब ये देखो कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो मेन वैल्यू के आसपास है क्या? तो जब हमारे पास मान वास्तविक मान के या प्रायोगिक मान के आसपास होगा तो उसे तो कहेंगे यथार्थ। जब मान प्रायोगिक मान के या वास्तविक मान के आसपास होगा तो उसे कहेंगे यथार्थ, और जब मान आपस में बराबर होंगे तो उसे हम कहेंगे परिशुद्ध। ठीक है जी, अब एक बार फटाफट से बता दो क्या कि ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आई तो एक बार लिख दो तारारारा। ठीक है, हाँ क्या तारारारा, ओ बोलो तारारारा, फटाफट बता दो भाई। अब ये बात समझ में आई कि परिशुद्ध क्या होता है, और वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्या कि यथार्थ क्या होता है। जब मान आपस में लगभग समीप हो, कैसे हो, आपस में समीप हो, तो आपके पास वैल्यू कैसी होगी? परिशुद्ध। जब आपके पास वास्तविक मान के लगभग समीप हो तो क्या होंगे? यथार्थ। लगभग सभी स्टूडेंट ने एक ही कमेंट किया है कि सर तारारारा। क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ गया है, तारारारा तारारारा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ बिल्कुल लगभग बराबर हो गया, सही बात है। चलिए, हाँ ओके, ठीक है ना? तो लगभग बिल्कुल ठीक, सबको समझ में आ गया। हाँ, अब इसका मतलब ये है कि मैं आसानी से परिभाषा लिखवा सकता हूं आप लोगों को,
कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया, इसको नोट नहीं करना है, ठीक है? क्या इसको, जी हाँ, नोट नहीं करना है। चलिए, तो देखो परिशुद्धता क्या होती है? किसी भी राशि के विभिन्न मापनों से समीपता। किसी भी राशि की विभिन्न मापनों से समीपता। किससे? मापनों से समीपता क्या है? परिशुद्धता है। ठीक है? अब आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कितने के समीप? वो डिपेंड करेगा भाई, है ना? क्या है वो, क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ठीक है? और किस चीज पर डिपेंड करेगा? चलिए, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास वैल्यू क्या है उस पर। जबकि यथार्थता क्या होती है? किसी भी मापन में जो वास्तविक मान है या जो प्रायोगिक मान है उससे समीपता से। ठीक है ना? किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से समीपता। किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान की किससे समीपता? वास्तविक मान से समीपता। क्या है? यथार्थता है। क्या है? यथार्थता है। ठीक है? एकदम सिंपल बात। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लो, इतने नोट करो, इतने मैं छोटी मोटी चीजें आप लोगों को बता देता हूं। मान लो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ छात्र। ठीक है? क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ छात्र, और जो यथार्थ मान है या फिर जो वास्तविक मान है किसी प्रयोग का, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है? वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। चलो देखो, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया किसी प्रयोग का वास्तविक मान, ऐसा मान लेते हैं, बराबर 2.00। कितना है? 2.00 है। पहली बात हो गई है। अब आगे की बात सुनो। अब ये तो क्या है कि टीचर ने किया है एक्सपेरिमेंट और वैल्यू निकाल दी। अब टीचर क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करने के बाद बच्चों से कहता है चलो मेरे लाडलो, लेबोरेटरी में आए हो तो काम करो, है ना? क्योंकि दुनिया में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। और जब काम कर रहे हो तो ये काम करो कि एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है? क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है। और एक्सपेरिमेंट करते हुए वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इसी प्रयोग के लिए। अब भाई टीचर ने एक्सपेरिमेंट किया वो, और स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे वो, अलग अलग चीजें होंगी ना। ठीक है ना? जी हाँ। चलिए, हाँ चलिए, सिंपल बात है। तो हम लोग यही करने वाले हैं। क्या? एक तरफ तो हम प्रेक्षण करने वाले हैं और एक तरफ मापन करने वाले हैं। ठीक है? चलिए, तो यहां तो हो जाएगा मापन,
यहां हो जाएंगे हमारे पास प्रेक्षण, ठीक। 3 स्टूडेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। 3 हो जाएंगे ना स्टूडेंट भी। चलिए, बहुत अच्छे। बेटा लिखना क्या है क्या नहीं लिखना वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले आप समझ लो, जो पढ़ाया जा रहा है ना वो समझ लो आप, ठीक है। चलो, तो अब हम यहां क्या लिखने वाले हैं, यहां लिखने वाले हैं मापन, ठीक है। यहां लिखेंगे प्रेक्षक, प्रेक्षक जो एक्सपेरिमेंट करता है। कौन कौन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, स्टूडेंट ए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कौन, स्टूडेंट ए। फिर कौन कर रहा है, फिर स्टूडेंट बी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिर कौन कर रहा है, फिर स्टूडेंट सी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। ये 3 स्टूडेंट हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर ये एक्सपेरिमेंट कितने कर रहे हैं, ये भी सुन लो भाई। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 3, 2 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये लगा लो, एक पहला एक दूसरा, ये ऐसे करके 2 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो लिख देंगे यहाँ, और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो लिख देंगे इधर। मान लो ए ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। मान लो कि ए ने एक्सपेरिमेंट किया, और ए ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे वैल्यू निकालता है ए 1.93 और 1.95। ए ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो वैल्यू क्या निकालता, 1.93 और 1.95। वहीं बी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और बी जब एक्सपेरिमेंट करता है तो वो वैल्यू निकालता है 1.94 और 2.04, ठीक है। वहीं तीसरे नंबर पर जब सी एक्सपेरिमेंट करता है तो वो वैल्यू निकालता है 1.99 और 2.01। अब सखा आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करके ये देखना है कि क्या क्या स्थिति हो रही है। देखो, जब विद्यार्थी ए ने एक्सपेरिमेंट किया तो 1.93 और 1.95 वैल्यू निकाली, जो कि आपस में लगभग बराबर है। बोलो हाँ या ना, आपस में लगभग बराबर है, मगर ये मेन वैल्यू के आसपास नहीं है। मेन वैल्यू के आसपास होना मतलब जो सबसे ज्यादा पास होंगे, मेन वैल्यू से तो दूर है ये, ठीक है। मेन वैल्यू से तो क्या है, दूर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में परिशुद्ध तो हैं मगर यथार्थ नहीं है। क्या, परिशुद्ध तो है, यथार्थ नहीं है। तो पहले मैं विद्यार्थी ए के बारे में लिख देता हूं, क्या, विद्यार्थी ए के प्रेक्षण में मान क्या है, 1.93 व 1.95 है, ठीक है। जो आपस में तो समीप है। कैसे समीप है सखा, आपस में तो समीप है, आपस में समीप है, किंतु वास्तविक मान के समीप नहीं है। किसके, वास्तविक मान के समीप क्या है, नहीं है। कौन से मान के समीप नहीं है, वास्तविक मान के समीप नहीं है,
ठीक है ना, कौन, विद्यार्थी ए ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनसे ये प्रयोग से प्रमाणित हो गया है या पता चला है। तो अगर ये आपस में समीप हैं, क्या आपस में समीप हैं, तो ये हमारे पास कैसे होंगे, परिशुद्ध होंगे, मगर यथार्थ नहीं होंगे। अतः विद्यार्थी ए के प्रेक्षण, किसके, ए के प्रेक्षण कैसे हैं, परिशुद्ध हैं किंतु यथार्थ नहीं। परिशुद्ध हैं, यथार्थ नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पर सुनो, लिखना है या नहीं लिखना, रुक जाओ मैं बता दूंगा, मैं लिखवा भी दूंगा, चिंता मत करो, मैं हमेशा लिखवा कर ही क्लास छोड़ा करूंगा, कभी कुछ अधूरा नहीं छुड़वाऊंगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा पहले समझ लिया करो, लिखने के लिए बहुत टाइम पड़ा है। ठीक है ना, चलो दूसरी तरफ वही बात करते हैं, विद्यार्थी बी की बात करते हैं। किसकी, विद्यार्थी बी। तो विद्यार्थी बी के प्रेक्षण देखो, प्रेक्षण, ठीक है, क्या क्या प्रेक्षण है विद्यार्थी बी के। विद्यार्थी बी ने एक प्रेक्षण किया है जिसमें वैल्यू आई है 1.94, दूसरी में आई है 2.04। क्रम से है, क्या है, 1.94 व 2.04 है, ये इसके प्रेक्षण हैं। अब सखा इसमें एक बात समझो, क्या, कि भाई ये ना तो आपस में पास हैं, ना तो आपस में पास हैं, इनमें भी डिफरेंस है, ना ही वास्तविक मान कितने से, 2 के समीप हैं, इसलिए ये ना तो परिशुद्ध है ना ही यथार्थ है। सिंपल, बहुत अच्छे। विद्यार्थी बी के प्रेक्षण जो है वो क्या है, क्रम से 1.94 और 2.04 है, जो न तो आपस में समीप है, क्या आपस में समीप है, नहीं, जी हां, ना तो आपस में, ना ही किसके, नहीं वास्तविक मान, और वास्तविक मान क्या है, 2। वास्तविक मान के समीप है, ना तो आपस में ना ही रियल वैल्यू के बराबर है। अगर ऐसा हो गया कि ये ना तो आपस में बराबर है ना ही रियल वैल्यू के बराबर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे अतः विद्यार्थी बी के जो प्रेक्षण है, विद्यार्थी कौन, बी के प्रेक्षण न तो परिशुद्ध हैं न ही यथार्थ है। कोई काम के नहीं है, ना घर के हैं ना घाट के हैं, यथार्थ है। ठीक है, वहीं तीसरे नंबर पर बात करते हैं, तो फिर हमारे पास कौन सा विद्यार्थी है, विद्यार्थी सी। अब विद्यार्थी सी की अगर हम लोग बात करते हैं, उसके प्रेक्षण क्या है, सी के प्रेक्षण क्या है, क्रम से है 1.99 व 2.01 है। अब इनको देखें तो ये आपस में भी पास हैं, ठीक है, यही तो है। इनको अगर देखते हैं तो ये आपस में भी पास हैं, बोलो हाँ या ना। और जब सखा ये आपस में भी पास है
और ये वास्तविक मान के भी पास हैं, तो ये वैल्यूज यथार्थ भी हैं और परिशुद्ध भी हैं। ठीक है ना। 1.99 वे 2.01 है जो आपस में भी समीप हैं। क्या आपस में भी समीप है तथा किस में भी समीप हो जाएंगी, एक तो आपस में पास में है तथा वास्तविक मान, और वास्तविक मान कितना है 2.00 2.00 वास्तविक मान के भी समीप हैं, समीप हैं। किसके? वास्तविक मान के भी समीप हैं। जब ये आपस में समीप है तो परिशुद्ध हो गई, और जब ये वास्तविक मान के भी समीप है तो कैसी हो गई? यथार्थ हो गई। अतः क्या कह सकते हैं? अतः किसके? विद्यार्थी सी के प्रेक्षण परिशुद्ध भी हैं तथा यथार्थ भी। कैसे? परिशुद्ध भी हैं और यथार्थ भी है। ठीक है, ये हमारे पास पता चलता है वैल्यू देखने पर। ठीक, अब जितने भी स्टूडेंट कह रहे थे कि नोट करना है या नहीं, बिल्कुल नोट करना है। मुझे जहां तक पता है आपने ये तो कर लिया, अब ये कर लो। ठीक है, फटाफट इसको करो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। 1 मिनट का टाइम देता हूँ स्लाइड के लिए। कुछ ने नोट कर लिया तो वो शांति से बैठे रहो, एक बार पढ़ लो। जिन्होंने नहीं किया वो नोट कर लो चुपचाप। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। फटाफट नोट कर लो इसको, फिर इसके नेक्स्ट स्लाइड जो है वो पढ़ेंगे, वो देखेंगे, उस पर बात करेंगे। हाँ भाई, हो गया। चलिए नोट करो इसको भी, ये भी नोट करो, सब नोट होगा, सबका हिसाब होगा यहाँ, सबका। चलिए, बहुत बढ़िया। सारी पढ़नी पड़ेंगी जेई के लिए, है ना, ऐसा सिर्फ अलग थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। चलो नोट कर लो इसको, फिर 1-2 चीज़ें और बताता हूँ सखा, है ना। फिर उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे अपन। ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक। ठीक है ना, सार्थक अंक।
चलिए सर, टेस्ट कब होगा? टेस्ट होगा कल संडे को, ठीक है ना? कब होगा? कल टेस्ट संडे को, ठीक है ना? सिंपल याद रखो। चलो ये हो गया अपने पास नोट आपके। अब यहाँ एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ देखो, आपने एक चीज़ देखी कि विद्यार्थी ए के प्रेक्षण जो है ना वो परिशुद्ध है, मगर कैसे नहीं है? यथार्थ नहीं है। पहली बात ये हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो विद्यार्थी बी के परीक्षणों पर जब हम लोग बात करते हैं, किसके? विद्यार्थी बी को तो छोड़ ही दो, उसका तो कुछ भी नहीं है। यहाँ देखते हो तो विद्यार्थी जो सी है उसके परिशुद्ध भी हैं और यथार्थ भी हैं। कैसे? परिशुद्ध भी हैं और यथार्थ भी हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, और वो बात अपने पास क्या है ये सुनो, कि जो मान यथार्थ होंगे ना, जो मान यथार्थ होंगे वो सदैव कैसे होते हैं? परिशुद्ध होते हैं। आवाज आ रही होगी सबको, कोई दिक्कत नहीं आवाज में, ठीक है ना? हाँ देखो, इसको नोट डाल के लिख लेना और हमेशा याद रखना, जितने भी मान यथार्थ होते हैं वो सदैव परिशुद्ध होते हैं, मगर परिशुद्ध मान यथार्थ हो ऐसा आवश्यक नहीं है। सभी यथार्थ मान कैसे होते हैं? परिशुद्ध होते हैं। सभी यथार्थ मान जो है वो कैसे होते हैं? परिशुद्ध होते हैं, ठीक है? किंतु परिशुद्ध मान यथार्थ हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। सिंपल बात है। क्या? सिंपल बात है कि जितने भी परिशुद्ध मान होते हैं उनका यथार्थ होना आवश्यक नहीं होता, मगर जो यथार्थ है वो परिशुद्ध होगा। क्या? जो यथार्थ है वो सदैव कैसा होगा? परिशुद्ध होगा। ये हमें याद रखना होगा, ठीक है? अच्छे तरीके से। और बहुत आसान बात भी है, हालांकि बात में कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे, है ना? मुझे भी नहीं दिख रही है इसमें किसी प्रकार की समस्या, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी इसमें किसी प्रकार की समस्या का अनुभव नहीं करोगे। सही कह रहा हूँ ना? कोई समस्या अनुभव नहीं करोगे। अब इसमें एक और उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर दिक्कत आ रही है तो, ठीक है? एक और उदाहरण समझा देता हूँ। कैसे? वापस से प्रेक्षण करवा देते हैं वही 3 स्टूडेंट्स के। इस बार स्टूडेंट्स चेंज कर देंगे, स्टूडेंट्स के नाम लिख देंगे XYZ। पिछली बार स्टूडेंट अपने कौन कौन थे? ABC, इस बार XYZ कर देंगे, ठीक? तो देखो यहाँ वही कितने वो खींचने होंगे? 5 खींचने होंगे। एक में तो लिख देंगे मापन, ठीक? एक हो जाएगा अपने पास प्रेक्षण वाला, सही है ना? ये हो जाएगा अपने पास A विद्यार्थी का, ये हो जाएगा B विद्यार्थी का। यहाँ लगा देते हैं। और पीछे वाली टेबल कहाँ गई? है ना? तो 4 में ही खींच देते हैं, सही बन रही है। चलो फिर
यहां लिख देंगे हम लोग मापन, इधर लिख देंगे प्रेक्षक। ठीक है, चलिए अगर यहां पर बात आती है तो यहां लिख देते हैं हम लोग विद्यार्थी एक्स। ठीक है, विद्यार्थी वाई और विद्यार्थी जेड। कौन हो गया? एक्स, वाई और जेड, ये 3 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, अब ये मापन करेंगे, मापन करेंगे। पहला मापन और इधर दूसरा एक्सपेरिमेंट। मगर इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सखा, आपको कुछ चीज़ है जो माननी पड़ेगी। ठीक है, क्या मानना पड़ेगा भाई? एक्सपेरिमेंट अगर इन्होंने किए हैं तो इनको किसी टीचर ने पहले एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी होगी। तो मान लेते हैं, क्या माना, या उस साइड में लिख के आऊँ या सरका दूँ इस टेबल को ही? सरकाने से तो क्या यही लिख देते हैं, क्या ही सरकाएं। माना प्रयोग का वास्तविक मान, किसका? प्रयोग का वास्तविक मान, एक्सपेरिमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम 4.00। कितनी ले ली? 4.00। अब सखा देखो, ए ने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट से ए ने वैल्यू निकाली 3.92 और 3.94। ए ने एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू निकाल दी। जब सॉरी एक्स ने, अब वाई एक्सपेरिमेंट करता है तो वाई वैल्यू निकालता है 3.90 और 4.05, और जेड एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकालता है 3.99 और 4.01। ठीक है, अब हालांकि मुझे जो आप लोगों पे विश्वास है ना, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा मान यथार्थ है और कौन सा मान परिशुद्ध है। मुझे पता है कि आप लोगों को पता चल गया है कि कौन सा यथार्थ है, कौन सा परिशुद्ध है और कौन सा मान किस प्रकार का है। फिर भी टीचर जो ठहरा मन की शांति के लिए, ठीक है, हाँ दूसरा मान भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, किसने? एक्स ने। एक्स के एक्सपेरिमेंट जो है वो परिशुद्ध है। कैसे हैं? परिशुद्ध मान है। मगर कैसे नहीं है? यथार्थ नहीं है। पहली बात, ठीक है, परिशुद्ध तो है सखा, मगर कैसे नहीं है? यथार्थ नहीं है, पहली बात। फिर बी पर आ जाओ, सॉरी वाई पर आ जाओ। वाई के मान आपस में भी बराबर नहीं है, लगभग आसपास नहीं है और एग्जैक्ट वैल्यू के भी पास में नहीं है। तो क्या लिखेंगे? न तो परिशुद्ध और ना ही कैसे हैं? यथार्थ। और लास्ट में देखो, जो आपस में भी बराबर है और वास्तविक मान के भी बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? यथार्थ भी है, परिशुद्ध।
मान। ठीक, अब ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब मैं यहां आप लोगों को एक बात जो विशेष है वो समझाना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों से एक जगह ये कहा था कि सखा जो वैल्यूज, मैंने कहा था कि जो वैल्यूज यथार्थ होती है, ठीक है, कैसी होती है, यथार्थ होती है, वो परिशुद्ध भी होती है। क्या कहा, जो वैल्यू यथार्थ होती है वो परिशुद्ध भी होती है। तो देखो ये यथार्थ है और परिशुद्ध भी है। ठीक है, मगर मेरे लाडलो, मेरे सखा, इस बात पर ध्यान दो, मैंने कहा कि यह आवश्यक नहीं परिशुद्ध मान यथार्थ हो। तो यहां देखो ये मान परिशुद्ध तो है मगर यथार्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। क्या, यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास है जो परिशुद्धता और यथार्थता, इसको नोट करो, फिर आगे की बात बताता हूं। फटाफट से नोट करो, आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। सवेरों का मेरे तो सूरज लागे, का मेरे तो सूरज लागे। चलिए करो नोट भाया, भाया नोट करो रे। जिन्होंने कर लिया वो आराम से बैठो, जिनका रह रहा है वो कर लो। चलिए सर, रियल नंबर तो 4.00 है और आपने, मैंने कब कहा, अरे वास्तविक मान मतलब वैसा वाला वास्तविक नहीं रहे। ठीक है, चलिए भाई, एक भाई साहब हैं, ये रोज एक कमेंट कर रहे हैं और एक चीज बार बार पूछ रहे हैं, रोज पूछते हैं ये कि सर आपके पास मैथ्स थी या बायो। तो भाई मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ। ठीक है, मेरे पास कोर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स थी। ठीक है, और एडिशनल सब्जेक्ट में मेरे पास बायोलॉजी थी। ठीक है ना, 11th-12th में ये सब्जेक्ट थे मेरे पास। तो बार बार मत पूछना, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने अपनी आगे की डिग्री जो है वो बहुत बीएससी के बाद एमएससी ये सब कुछ किया, फिर नेट किया। ठीक है ना, हाँ चलिए बहुत अच्छे, हो गया नोट, बहुत बढ़िया। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था वो सिंपल। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, जब हम लोग रसायन विज्ञान में मापन की बात करते हैं ना, तो रसायन विज्ञान में या किसी भी क्षेत्र में जब मापन होता है तो मापन में +-1 की त्रुटि जो होती है उसको माना जाता है। ठीक है ना, जी हाँ। अब इस बात पर ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ, और विशेष ध्यान देना। क्यों विशेष ध्यान देना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो है वो गलती कर देते हैं समझने में। ठीक है, अब हम आपको ये कह रहे हैं, क्या, बहुत अच्छे से सुनो, कि जब भी मापन किया जाएगा किसी का भी, तो उस मापन में अंतिम अंक में +-1 की अनिश्चितता रहती है। ठीक है, मापन में अंतिम अंक में किसकी, +-1 की अनिश्चितता रहती है। अनिश्चितता रहती है। ठीक है, कितनी, +-1 की अनिश्चितता रहती है। सिंपल बात है, जब आप मापन कर रहे हो तो लास्ट वाली डिजिट में +-1 की अनिश्चितता रहेगी।
इस बात को कई तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं, कई एग्जाम्पल्स से मैं आपको समझा सकता हूं, मगर एक सरल एग्जाम्पल जो है वो आपको समझा देगा ये। जैसे भाई सिंपल बात समझो कि एक वैल्यू है 11.74, ठीक है। इसका जो ये अंतिम अंक 4 है ना, इसमें प्लस माइनस 1 की अनिश्चितता रहेगी। मतलब अगर 11.74 की जगह 11.73 लिखा जाए, अंतिम अंक में -1 कर दिया, ठीक है। हाँ, वहीं इसकी जगह 11.75 लिख दिया, अंतिम अंक में +1 कर दिया, तो दोनों ही सही माने जाएंगे क्योंकि वो लगभग बराबर हो गए हैं, ठीक है, लगभग बराबर। तो ये होती है मापन में +-1 की अनिश्चितता, ठीक है। अब देखो, यहां मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करा देता हूं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सार्थक अंक। अगला जो टॉपिक है ये है सार्थक अंक। ठीक है जी, सार्थक अंक, ठीक है। हाँ, और सार्थक अंक जो होते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनको प्यार से कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम टाइम वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा भाई, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक। पहला प्रश्न तो यही उठता है कि सर ये सार्थक अंक होते क्या है। पहला प्रश्न तो यही है अपने लिए, ठीक है। बाकी सारी बात तो बाद में आती है भाई। पहला प्रश्न तो यही है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स अर्थात सार्थक अंक जो है वो क्या होते हैं। किन की बात चल रही है? सार्थक अंकों की बात चल रही है। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं किसकी? सिग्निफिकेंट फिगर्स की, मतलब सार्थक अंकों की। हाँ, यही हूं भाई मैं, कहीं नहीं, ठीक है। चलिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोग बात करें तो अपने पास एक सिंपल साधारण बात क्या होती है ये बता देता हूं मैं। अब भाई आप किसी वैल्यू को मान के चलो, आपसे ये कहा कि भाई कोई भी वैल्यू आप लोगों को दे दी है ना, कोई भी वैल्यू आप लोगों को क्या कहा? दे दी। जैसे आपसे ये कहा कि भाई आपके पास 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 5 रुपए। तो आपने ये कहा कि भाई मेरे पास 5 रुपए हैं। कितने रुपए बताए आपने? 5 रुपए बताए। अब मेरे बंधुओं, ठीक है, सखा, इस बात पर विशेष ध्यान देना जो अभी कहने जा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, जब 5 रुपए बताए गए और तो 5 रुपए में इन 0 का कोई महत्व है क्या? नहीं है ना। क्या इस 0 का कोई महत्व नहीं है? केवल इसको कैसे लिखा जा सकता है? 5 रुपए लिखे जा सकते हैं। तो किसी भी मापन में केवल अर्थपूर्ण अंकों की संख्या, ठीक है ना, जो अर्थपूर्ण अंक हैं उनकी संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है?
जी हाँ, सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। तो ये हमारे पास सार्थक अंकों की परिभाषा है। किसकी? सार्थक अंकों की परिभाषा है। किसी भी मापन में जी हाँ, शुद्ध मान के अर्थपूर्ण अंकों की संख्या क्या है? सार्थक अंक होते हैं। कौन से अंक होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सरल बात होगी। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं मैं आपको, उदाहरण सुनो। आप लोगों को पता है कल एक क्रिकेट मैच हुआ था, ठीक है, मुंबई वर्सेस गुजरात, आईपीएल में। उसमें एक प्लेयर है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी थी, आपको पता हो तो, है ना? और आप में से मुझे ये कौन बताएगा कि शुभमन गिल ने कितने रन बनाए? ठीक है, बताओ कितने रन बनाए कल? शुभमन गिल ने कितने रन बनाए? हाँ भाई, चलिए, तो देखो सिंपल बात समझो। किसने? शुभमन गिल ने कितने रन बनाए? बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं सर 129, 129, 129। बहुत बढ़िया। कितने? 129 रन बनाए। कितने रन बनाए? 129 रन बनाए। किसने बनाए? शुभमन गिल ने। ठीक है, अब यहां देखो 129 रन जब वो बनाता है तो भाई जैसे ही वो 129 रन बना रहा है, तो अब यहां पर यह पूछा जाए कि उसके इस रन में या इन शतकों में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो भाई ये तीनों के तीनों सार्थक अंक है या नहीं? क्योंकि आप एक को भी गायब कर दो तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, तो इसमें सार्थक अंक, ठीक है ना, क्या इनमें सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक कितने हैं? 3 सार्थक अंक हैं। एक भी सार्थक है, 2 भी सार्थक है और 9 भी सार्थक है। ठीक है, ये कह रहे सर मैं मैच नहीं देखता। भाई मत देख, मैं तो सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। हाँ भाई, मैंने तो सिर्फ उदाहरण लिया है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आप मैच देखते हो नहीं देखते, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? ठीक है ना? हाँ, चलिए, तो ये होते हैं अपने पास क्या? सार्थक अंक। कौन से अंक? सार्थक अंक। ये एक उदाहरण हुआ है, मगर सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए अपने पास नियम होते हैं, और सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए जो नियम है उन पर हमें बात करनी है। तो चलिए, अगला टॉपिक अपने पास ये है, सार्थक अंकों का निर्धारण कैसे करते हैं? क्या? सार्थक अंकों का निर्धारण। सार्थक अंक निर्धारण के नियम। निर्धारण के नियम
रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनके कुछ नियम हैं अपने पास, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, किसका भी रिकॉर्ड तोड़ा हो उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए, हम हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं। इनको ज्ञात करने के लिए या इनका निर्धारण करने के लिए कुछ नियम होते हैं भाई, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सा अंक सार्थक माना जाएगा, कहाँ कौन सा अंक सार्थक नहीं माना जाएगा। इन सब का निर्धारण करने के लिए नियम दिए गए हैं। क्या किए गए हैं? नियम दिए गए हैं, और हम उन्हीं नियमों की तरफ अब रुख करने वाले हैं। मगर सखा, आपको एक बहुत शानदार बात बता देता हूँ, इन नियमों के बारे में हम लोग ना बात करने वाले हैं कब? नेक्स्ट क्लास में। जी हाँ, ये सारे के सारे नियम हम लोग कब पढ़ेंगे? अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगा। जी हाँ, क्योंकि हम मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, मगर उससे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कल संडे है, ठीक है, और कल आप लोगों का टेस्ट है। सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, मतलब करना है, टेस्ट में भाग लेना है, मतलब लेना है। सब टेस्ट देंगे, अच्छे मार्क्स भी लाने की कोशिश करना, आ भी जाएंगे, ठीक है ना। जी हाँ, तो चलिए, सभी को टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।